वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्ट। बात करने वाला हूँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की। याद करें आप हाईवे पे जा रहे हो तो बहुत बार आपको मोबाइल क्रेन्स दिखती हैं। उन क्रेन्स पे अगर आप नाम पढ़ने की कोशिश करें तो नॉर्थ इंडिया में तो डेफिनेटली आई हैव बीन ऑन द रोड, आई फाउंड दैट दिस कंपनी इज वेरी प्रोमिनेंट। और दोस्तों इस कंपनी का नाम है एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। दिस इज अ क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और भी बहुत सारी चीजों में है, इसके बारे में आज जानेंगे। अब मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, प्रोडक्ट किस सेगमेंट को कैटर करती है। इस कंपनी को समझने के लिए इस कंपनी के कॉम्पिटिटर को भी जानना बहुत जरूरी है। कंपनी की क्या पोजीशन है, रिलेटिव स्टैंडिंग क्या है, मार्केट शेयर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है मेरा। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि व्हाट कैन गो रॉन्ग। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दें ताकि ये हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच पाए। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी आज से 25 साल पहले बाय एन बीटेक एंड एमबीए। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर विजय अग्रवाल। ही इज एन एमबीए फॉर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एफएमएस दिल्ली। आज से 25 साल पहले India was in development mode. India has started to spend on infrastructure. He set up a shop for crane manufacturing. उस समय this company was formed, and the journey of this company has been very remarkable because since last 10 years at least they have been market leader in crane manufacturing. Currently इस company के executive director Mr. Saurabh Agrawal हैं. He was the earlier sales head of this company. He is son of Mr. Vijay Agrawal and he is at the helm of affairs. Company is based out of फरीदाबाद। फरीदाबाद में ही इस कंपनी की क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर भी रिसाइड करती है। कमेंट सेगमेंट में जाकर के प्लीज बताएं ये किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल एस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्शन कंस्ट्रक्शन जो है वो 4 सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट इज क्रेन्स, सेकंड इज एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड फोर्थ इज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। तो ये 4 सेगमेंट के अक्रॉस ये कंपनी अपनी पूरी टॉप लाइन जनरेट करती है। तो सबसे पहले क्रेन्स को समझते हैं। क्रेन्स होते क्या हैं? क्रेन्स कई टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं पिक एंड कैरी क्रेन्स, लॉरी लोडर्स, क्रॉलर क्रेन्स। आपने ट्रक माउंटेड क्रेन्स भी देखे होंगे। अगर आप अपकमिंग एरिया में आए जहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, वहां पे फिक्स टावर क्रेन्स आपने जरूर देखा होगा। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में बैक लोडर्स होते हैं, सॉइल कॉम्पैक्टर होते हैं, मोटर ग्रेडर्स होते हैं। ये काफी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं बेसिकली। देन मटेरियल हैंडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज फोकलिफ्ट। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एंड देन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में द ब्रेड अर्नर हैज बीन ट्रैक्टर्स, बिकॉज ट्रैक्टर्स की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। एंड अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो देयर व्हिच कैटर टू सर्टेन नीड ऑफ फार्मर्स। तो इस कंपनी के पास 4 प्लांट हैं, उसमें से एक प्लांट फरीदाबाद में है, 2 पलवल में है। ट्रेन में कंपनी 60% प्लांट यूटिलाइज कर रही है। ये सारे नंबर लेटेस्ट है। पिछले 90 डेज में कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैज बीन 35%। वहीं मटेरियल हैंडलिंग में इन्होंने 50% कैपेसिटी यूटिलाइज की है और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में दे हैव बीन एबल टू यूटिलाइज देयर प्लांट्स टू मोर देन हाफ, रफली 55%। इस वीडियो में ऐसे करेंगे, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, उसमें देखेंगे कहां से कौन से नंबर आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नंबर जहां से आ रहे हैं उस सेगमेंट पे फोकस करके विल मूव ऑन टू आवर इन्वेस्टमेंट थीसिस। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में फाइनेंशियल्स की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू। कंपनी आज से 6 साल पहले 600 करोड़ की टॉप लाइन जनरेट कर रही थी, बट इन नेक्स्ट 4 इयर्स दे हैव डबल द टॉप लाइन फ्रॉम 600 टू 1300 करोड़। बट उसके बाद दिस कंपनी हैज नॉट बीन डूइंग दैट वेल। लास्ट 9 महीने में भी पैंडेमिक के कारण कंपनी की टॉप लाइन पिछले साल से डिक्रीज हुई है। पहले समझते हैं कि ये कंपनी की रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रही। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओवर द पीरियड कंपनी का सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन कैसे वेरी कर रहा है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि कंपनी की ज्यादातर रेवेन्यू रफली मोर देन 70-75% has always come from cranes. Past 10 years ऐसा ही रिकॉर्ड रहा है। Then recent कुछ सालों से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट has started contributing. FY20 में इस कंपनी ने अपना 72% जनरेट किया है क्रेन से, 12% आया है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर एक्सेट्रा से। देन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का कंट्रीब्यूशन 9% रहा है एंड मटेरियल हैंडलिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू 7-8%। So this is the broad picture of this company. तो कंपनी की टॉप लाइन ग्रो नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है यानी क्रेन, वहां पे ही ग्रोथ नहीं हुआ है। क्रेन इंडस्ट्री इज अ साइक्लिकल इंडस्ट्री। इट एक्चुअली क्रेन की डिमांड तब बढ़ती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड होती है, क्योंकि रफली 60% क्रेन की यूसेज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, 10-15% रियल एस्टेट में होता है, और ये दोनों सेगमेंट हैज नॉट बीन ग्रोइंग मच ओवर पास्ट 3 इयर्स।
तो इसका ही इम्पैक्ट आप नंबर्स पे देख सकते हैं कि इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया था FY19 में, रफली 10,000 क्रेन्स बिकी थी। पिछले 9 महीने में सिर्फ 4,400 क्रेन ही बिकी है। तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए एस भी अपने टॉप लाइन को ग्रो नहीं कर पाया। तो नथिंग रॉन्ग आउट हियर, क्योंकि इंडस्ट्री साइक्लिकल है। ये अब हमें पता चल गया कि कंपनी हैज बीन बुकिंग देयर सेल्स थ्रू दीज 4 चैनल्स, बट इनमें से प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आ रही है, व्हाट इज ड्राइविंग द प्रॉफिट? बिकॉज अल्टीमेटली we don't want to know कि कंपनी क्या क्या करती है, we want to focus on things where the company is able to generate money, and to know that we should get into these number which I am just going to showcase you। अब आपके सामने मैंने पिछले क्वार्टर के भी कंसोलिडेटेड नंबर रखे हैं। सबसे पहले एबिटा मार्जिन की तरफ देख। सेम क्वार्टर में पिछले साल कंपनी ने 7.74% का एबिटा जनरेट किया था। FY21 की बात करें तो 9% का एबिटा जनरेट किया था सितंबर वाले क्वार्टर में, और दिसंबर वाले क्वार्टर में 11.3%, which is a very good number। डबल डिजिट में EBITDA मार्जिन होना shows that company has certain pricing power। अब सेगमेंटल एनालिसिस में हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं कि कंपनी किस सेगमेंट से प्रॉफिट अर्न कर रही है। आप देख सकते हैं क्लियरली दैट क्रेन हैज बीन द ब्रेड अर्नर फॉर दिस कंपनी। क्रेन से इस कंपनी ने 93 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जनरेट किया, यानी रफली मोटा मोटी इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का प्रॉक्सी ले सकते हैं। 93 करोड़ वहां से आ रहा है, और मटेरियल हैंडलिंग से वो 8 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव कर रहे हैं। पिछले कई सालों से एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन में दे हैव नॉट बीन एबल टू मेक मच मनी। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो क्रेन्स में बीइंग अ मार्केट लीडर दे हैव बीन एबल टू जनरेट मोर देन 10% ऑफ एबिटा मार्जिन इन पास्ट फ्यू ईयर्स। इन्होंने रफली 10 से 11% का एबिटा मार्जिन जनरेट किया है। दैट शोज दैट कंपनी इज द मार्केट लीडर इन क्रेन्स। दूसरा सेगमेंट में बात करना चाहूंगा मटेरियल हैंडलिंग। वहां पे पिछले 3 सालों में उन्होंने 12% एंड 10% का एबिटा मार्जिन क्लॉक किया है, which shows that they are getting themselves established। इन सेगमेंट में वो अच्छा कर रहे हैं। बाकी 2 सेगमेंट पे उनकी मार्जिन जो है वो बहुत ही मिनिस्कल्स है, वहां दे आर जस्ट ऑलमोस्ट ब्रेकिंग इवन। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव नहीं हो। इस एनालिसिस करने का मकसद ये था कि आप जान पाए कि 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस कंपनी के लिए क्या है, एंड वो 2 चीजें हैं क्रेन्स एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। अब थोड़ी देर के लिए जूम इन करते हैं क्रेन्स पे और मटेरियल हैंडलिंग। लेट्स गेट इनटू द क्रेन्स। कंपनी की वेबसाइट का नाम भी acecranes.com है। तो लार्जली इट हैज बीन क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर मैं इसे इंडस्ट्री पार्लेंस में बात करूं तो इसे OEM कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो OEM कहने का मतलब ये है कि जैसे टाटा मोटर्स, हुंडई, निसान, मारुति सुजुकी, ये OEM है, क्योंकि प्रोडक्ट जो मार्केट में आती है उस पे इन कंपनी का ठप्पा रहता है, ब्रांडिंग इनकी रहती है। भले ही ये सारे कंपोनेंट खुद नहीं बना सकते, क्योंकि एक ट्रक को बनाने में या एक कार को बनाने में या एक क्रेन को बनाने में मल्टीपल कंपोनेंट्स लगते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ट्रक को बनाने में 15,000 के करीब कंपोनेंट लगते हैं। वैसे ही क्रेन्स को बनाने में भी आई एम श्योर अराउंड 1000 कंपोनेंट से ज्यादा लगते होंगे। ये कंपोनेंट जो है आउटसोर्स होते हैं। अगर क्रेन को हम डिवाइड करें तो क्रेन में 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे इंजन होता है। तो इंजन के लिए दे हैव टाई अप विद कमिंस एंड महिंद्रा एंड वोल्वो से भी वो इंजन लेते हैं। And then for rest of the part like tire and everything they have different suppliers। अभी तक आपने annual numbers देखे कि कहाँ से profitability drive हो रही है। अब zoom in करते हैं, देखते हैं कि पिछले 3-4 क्वार्टर में क्या हुआ है। Crane has been able to deliver more than 12-13% of operating margin। Material handling में पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी has generated 13% of EBITDA margin, EIT margins, which shows कि यहाँ से ट्रिगर आ रहा है। क्रेन्स में तो वो अच्छा कर ही रहे थे, बट मटेरियल हैंडलिंग में भी वो अब गोइंग फॉरवर्ड अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक पिकअप देखने को मिल रहा है, विच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर दिस कंपनी। जानी जाती है पिक एंड कैरी क्रेन्स के लिए, जिसे मोबाइल क्रेन्स भी कहते हैं। तो मोबाइल क्रेन में ये मार्केट लीडर है विथ मोर देन 63-64% ऑफ मार्केट। मोबाइल क्रेन्स आर वर्सेटाइल इक्विपमेंट्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज होते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। इन क्रेन्स की एवरेज लाइफ 10 ईयर्स हो। तो यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि कंपनी अगर एक बार सेल करती है तो इसके बाद वो सेम कस्टमर आफ्टर 10 ईयर्स ही आएगा। तो इस कंपनी में वैसा नहीं है कि सेम कस्टमर कैन कम अगेन एंड अगेन। साथ ही स्पेयर से भी सेल्स ज्यादा नहीं है। कंपनी के पास एक बिजनेस यूनिट है जो कि रेंट करता है, जो रेंट आउट करता है, बट वो बिजनेस भी ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। हार्डली 5-6 करोड़ का टॉप लाइन है, बिकॉज 10 इयर्स का जो एवरेज लाइफ है दैट इज इटसेल्फ अ लॉन्ग लाइफ। तो पीपल हु हैव अ क्लियर नीड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स वही ये क्रेन खरीदेंगे। तो इसीलिए इस
इस सेगमेंट में ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमिज्म की बहुत जरूरत है। इंडस्ट्री में अगर अप साइकिल होगा, लोगों को विजिबिलिटी होगी कि अगर मेरे पास नेक्स्ट 10 ईयर्स तक रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तभी कोई रोड कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पिक एंड कैरी क्रेन लेगा। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट फॉर देम टू लॉक इन देयर मनी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स विद नो फर्दर बिजनेस इन इट। इसीलिए इंडस्ट्री साइकिल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका ध्यान इस क्वार्टर के जो ये पिक एंड कैरी क्रेन्स के सेल्स पे लाना चाहता हूँ। FY20 में क्वार्टर 3 में इन्होंने रफली 1100 का सेल्स किया था, उसके अगेंस्ट पिक एंड कैरी सेल्स इस साल 1500 से ज्यादा है, which shows that there is a clear uptick in this segment। और ये नंबर क्वार्टर 2 से भी ऑब्वियसली ज्यादा है। क्रेन सेगमेंट जो है वो क्वार्टर 2 में डीग्रो कर रहा था, एक पूरी इंडस्ट्री -20% से डीग्रो की है, और कमिंग क्वार्टर 3 में ये पूरी इंडस्ट्री रफली 27-28% से ग्रो हुई है। इस कंपनी ने भी क्वार्टर 3 में बहुत अच्छे नंबर्स जनरेट किए हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर दिस कंपनी इज टावर क्रेन। वैसे ये नंबर वाइज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि ये हार्डली रफली 50 to 60 क्रेन्स ही बेच पाते हैं, बट ये हाई वैल्यू होता है और इसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं। ये क्रेन्स जो होते हैं वो हाई राइजेस को बनाने में हेल्प करते हैं, और बेसिकली इसमें क्लाइंट जो होते हैं वो रियल स्टेट प्लेयर होते हैं। तो रियल स्टेट में स्लो डाउन रहा है पिछले कुछ सालों से, तो इसीलिए ये नंबर्स अभी रैंप अप नहीं कर रहे हैं, बट इनके पास मार्केट शेयर जो है 60% का है। तो अगर रियल स्टेट में पिकअप होता है तो दिस कंपनी हैज अ डेफिनेट रोल टू प्ले इन इट, और इन क्रेन्स की बिक्री होगी और दिस कंपनी वुड बी एबल टू जनरेट गुड नंबर्स। ये तो हो गई क्रेन्स की बात। अब बात करते हैं मटेरियल हैंडलिंग सेगमेंट की, जहां से ये कंपनी जनरेट करती है रफली 10% के करीब का वॉल्यूम, 10-15% प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से आती है। इस सेगमेंट में कंपनी के पास जो मेन प्रोडक्ट है वो है फोकलिफ्ट। फोकलिफ्ट यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो भारी मटेरियल्स को उठाने के लिए यूज होता है। अगर आप किसी कंपनी के शॉप फ्लोर में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि फोकलिफ्ट यूज होता है किसी मटेरियल को उठा करके कहीं सप्लाई करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए यूज होता है। वेयर हाउसेस में भी, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स पार्क्स होते हैं, वेयर हाउसेस होते हैं, जहाँ पे बहुत हेवी मटेरियल्स रखे होते हैं, बोरे के बोरे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने होते हैं, तो सारी चीजें सेमी ऑटोमेटाइज हो चुकी हैं, और फोकलिफ्ट हैज अ वेरी डेफिनेट रोल टू प्ले इन दैट। और इसीलिए फोकलिफ्ट की डिमांड वेयर हाउसिंग की डिमांड के साथ साथ ऊपर आ रही है। साथ ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, फोकलिफ्ट की डिमांड वैसे ही बढ़ेगी। तो इस सेगमेंट में कंपनी के मेन कस्टमर जो है वो कॉर्पोरेट है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी है, दीज आर कॉर्पोरेट। तो B2B सेगमेंट है ये, और इस कंपनी में काफी ह्यूज पोटेंशियल है, मार्जिन भी अच्छे हैं। तो आपके सामने इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर से यू कैन सी दैट देयर हैज बीन अ पिकअप इन द वॉल्यूम्स, जो वॉल्यूम रफली डबल हो रही है, व्हिच इज काइंड ऑफ ग्रोथ ड्राइवर फॉर टॉप लाइन ग्रोथ। और फोकलिफ्ट सेगमेंट में ये कंपनी नंबर 3 है। नंबर 1 पे गोदरेज है, सेकंड पे वोल्टास है, एंड थर्ड पे एस कंस्ट्रक्शन है विद रफली 16 to 18% ऑफ मार्केट शेयर। कंपनी पिछले 3 सालों से अबव 15% ऑफ ROC जनरेट कर रही है, which shows that company has done certain improvement in terms of their asset utilization and all, but still there is room for improvement। बेसिकली साधन की एडवाइस है कि आप लो ROC कंपनी में बिल्कुल ही इन्वेस्ट ना करें। ये बॉर्डर लाइन केस है, इसलिए we keep it under watch that whether this company is able to grow its ROC or not। बट जनरली क्या होता है कि मार्केट लीडर्स के ROC अच्छे होते हैं, बट सिंस ये सेगमेंट अभी उतना बड़ा नहीं है, तो इन स्पाइट ऑफ एस बीइंग मार्केट लीडर इनकी ROC बहुत अच्छी नहीं है। दिस इज इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी टू सर्टेन एक्सटेंट। तो मैनेजमेंट अगर कैपिटल एलोकेशन सही करेगी तो ये कंपनी की ROC बेहतर होगी। तो वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन ROC नंबर गोइंग फॉरवर्ड। कंपनी की अच्छी बात यह है कि आज से 10 साल पहले ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री थी, और पिछले कुछ सालों में इन्होंने डेट लिए हैं, बट दे हैव ऑलवेज kept their debt low। अभी FY20 में 83 करोड़ का डेट है, जो करंटली बढ़ के अराउंड 100 करोड़ हो गया है, बट दिस इज द डेट टू इक्विटी रेशियो इज कंफर्टेबल। कंपनी के बिजनेस मॉडल का इंटरेस्टिंग हिस्सा ये है कि इनकी वर्किंग कैपिटल लो है। सबसे पहले मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल की जेनेसिस, इन्वेंटरी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि अगर उन्हें एक ऑर्डर मिला तो इन्हें एक क्रेन को बनाने में 12 दिन लगता है, तो 12 दिन का इनका वर्किंग कैपिटल वहीं फंस जाता है। बट ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल के नंबर हम देख रहे हैं, जो कि 12 से थोड़े से ज्यादा है, 12 से 20 के बीच में ही रहे हैं, which shows that बाकी रिसीवेबल साइकिल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, तभी ऐसा है, यानी इन्हें कैश में पेमेंट मिल रही है। कंपनी क्रेडिट में सेल्स नहीं कर रही है, which is very good indicator कि कंपनी एक मार्केट लीडर है, क्योंकि मार्केट लीडर ही होते हैं जो कैश फ्लो को अपफ्रंट कराने की पावर है, और कंपनी मार्केट लीडर होने के कारण अपने पेएबल साइकिल को भी कंट्रोल कर पा रही है, तभी कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी डिसेंट है, which is good indicator। वर्किंग कैपिटल साइकिल पे इस कंपनी को मिलते हैं पूरे मार्क्स। तो ये इस कंपनी की एक ब्रॉड आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं।
मैं आपको बताऊंगा टोटल 10 पॉइंट्स, 5 पॉजिटिव्स एंड 5 नेगेटिव्स। अब उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले 5 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट दिस कंपनी, व्हाई वन शुड इन्वेस्ट इनटू दिस कंपनी। नंबर 1 रीजन इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने वाली है, बाहर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी डिमांड आ सकती है। सिंस ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है, तो नॉट जस्ट डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, क्योंकि ये वैल्यू प्रोडक्ट्स यानी कि कम कॉस्ट में एक डिसेंट टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, तो इनका स्कोप बाहर की कंट्रीज में भी हो सकता है अगर डिमांड पिकअप हो। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड अगर इंडिया में बढ़ती है तो इस कंपनी को डेफिनेटली फायदा हो। सेकेंडली, इसका मार्केट लीडरशिप पोजीशन, क्रेन में 60% मार्केट लीडरशिप है, वहां पे स्कॉट से compete कर रहे हैं, और जो मटेरियल हैंडलिंग में दे आर competing with गोदरेज एंड वोल्टास ऑफ द वर्ल्ड। तो एक डिसेंट मार्केट लीडरशिप पोजीशन उन्होंने मेंटेन कर रखी है, विच इज पॉजिटिव अबाउट दिस कंपनी। थर्ड इज, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो मुझे इस कंपनी को क्लोजली देखने के बाद ही पता चला, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, ऑनेस्टली आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कंपनी नॉट टू डू वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन, बिकॉज मैंने देखा था कि स्टील प्राइसेस पिछले क्वार्टर में they were touching the sky roof, but this company has been able to generate roughly 11% of EBITDA, क्योंकि company was able to pass on these steel price hike to its customer, which says a lot about this company, क्योंकि the moment you try to act like a market leader, then market आपको reward करने लगता है। वैसे तो 2018 में भी raw material prices काफी बढ़ गई थी, but 2018 में इन्होंने हर एक क्वार्टर में 2%, 3%, 4% ऐसे कर करके मंथली उन्होंने पास ऑन किया था, बट this time they have passed on the raw material cost directly to the customer in one shot, which shows that company का business model और strengthen हो रहा है, कंपनी की मार्केट लीडरशिप स्टैब्लिश हो रही है, तभी वो ऐसा कर पा रहे हैं, और इसी कारण ये बन जाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर इन्वेस्टिंग इनटू दिस कंपनी। हाँ, कंपनी की कैपेसिटी के बारे में मैंने जैसे बताया कि आपने देखा था उस स्लाइड में, कोई भी सेगमेंट जो है मोर देन 50-60% से ज्यादा यूटिलाइज नहीं है। इस कंपनी का कहना है कि ये अप टू 2500 करोड़ की टॉप लाइन जनरेट कर सकते हैं ऑन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। सो कंपनी के लिए एक लॉन्ग रनवे है फॉर देम टू ग्रो, बिकॉज इन्हें कैपेक्स में कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ेगा, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। सो ये देता है इस कंपनी को एक ऑपरेटिंग लेवरेज, और कंपनी की बैलेंस शीट एक मॉडेस्ट है, डेट इक्विटी काफी लो है, इसीलिए दैट इज वन रीजन। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ऐसी कंपनी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक मॉडेस्ट बैलेंस शीट के साथ दिस कंपनीज ऑफर अ गुड स्पेस टू इन्वेस्ट इन। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट एंटीथेसिस, किन चीजों से हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस कैन गो डिरेल, एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट क्वालिटी। आई हैड ऑलवेज बीन स्पीकिंग दैट मैनेजमेंट क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वहां पे इस पैरामीटर पे मुझे इस कंपनी में उतना कंफर्ट नहीं दिख रहा है, बिकॉज कंपनीज मैनेजमेंट इज लेड बाय सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर। ओवर द कॉन कॉल्स व्हाट आई कुड डिसाइफर इज दैट company has been giving bullish commentaries all the time, so company has not been able to walk the talk. That is an area of improvement for the management. Secondly is financial indiscipline. What I have noticed that company has been utilizing its short term funding for long term usage, which is not a good indicator of financial discipline. वहां पे भी company can improve. Thirdly is the company जिस सेक्टर में काम करती है वहां पे काफी competitive intensity है। मैंने ऑलरेडी इनके कॉम्पिटिटर्स के नाम गिना दिए, जिनके नाम ही काफी फियरसम है। क्रेन्स में स्कॉट्स और वोल्वो एंड हिटाची से compete करते हैं, वहीं मोटर ग्रेडर में दे compete with कैटरपिलर्स, ट्रैक्टर में दे आल्सो compete with महिंद्रा एंड महिंद्रा, सोनालिका एंड टाफे एंड ऑल। मटेरियल हैंडलिंग और क्रेन के अलावा जो दो सेगमेंट है वहां पे कंपनी हैज नॉट बीन सस्टेनेबली एबल टू ग्रो इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, वहां पे एक मार्जिनल प्लेयर ही है। फोर्थ इज R&D स्पेंड। कंपनी की जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है स्कॉट्स, दे स्पेंड 2 to 2.5% of their total top line annually in their R&D, but this company just spent around 1%, less than 1% on their R&D. They had been somehow managing the show because they had earlier JV with market leaders, so उस टेक्नोलॉजी को they are reaping in and they are utilizing in, they are putting their effort on R&D, but this effort is not getting reflected in numbers. R&D पे spend ज्यादा नहीं है, that gives a discomfort, and ये OEM है और OEM अगर R&D नहीं कर रहा है then growth के chances थोड़े कम हो जाते हैं, because we live in an evolving field or evolving industry में it always makes sense to spend some significant amount of your top line into R&D. Finally, if sector doesn't perform well, then all this story goes for a toss. So this, which is the strongest factor
बिफोर यू इन्वेस्ट टू दिस कंपनी। दैट सेक्टर पे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ लुकिंग एट इट। सो दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में। फिलहाल विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।